आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आज मैं एक और प्रैक्टिस सेशन आपके साथ लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पहले से प्रैक्टिस सेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अभी हम रिसेंटली में आपका DSSB PRT के जितने भी पेपर हो चुके हैं अभी तक उनको एनालाइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट 2 में पार्ट बी आप जिसे कह सकते हो जिसका नाम टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बनती है। क्योंकि अभी तक हमने 6 अक्टूबर जो 2018 का आपका पेपर है उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो पेपर थे वो एनालाइज कर लिए हैं। उनसे काफ़ी कुछ अंदाजा भी लग गया होगा आपको कि आखिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं। हाँ, बेशक उसी फॉर्मेट में रिपीट ना हो लेकिन उनका रिपीट होने का केवल भाषाई रूप से चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कॉन्सेप्ट आपके सेम है, मतलब जो टॉपिक हैं वो वही रहेंगे, बस उनसे जो क्वेश्चनों को पूछने का तरीका है, ढंग है, वो बदल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ये हमारे सामने एक कन्फ्यूजन की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और कहीं ना कहीं हम ऑप्शंस आते हुए भी गलत आंसर करके आते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, इस पेपर के एनालिसिस के माध्यम से आपका इतना बेसिक माइंडसेट बन जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और ये क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं जब आप मल्टीपल पेपर्स को एनालाइज कर चुके होंगे। तो उसी कड़ी में ही हमारा अगला प्रैक्टिस सेशन है और जैसा कि हम बता चुके हैं कि पार्ट बी को एनालाइज कर रहे हैं, इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी लगभग आप 3 कैटेगरी में से डिवाइड कर सकते हैं। पहले में आपका CDP आता है, दूसरे में आपका लगभग पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी कह सकते हैं, और थर्ड में आपकी पॉलिसीज आ सकती हैं, इसी में ICT भी आ सकता है और इसी में आप कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ एजुकेशन भी आ सकती है इसी पार्ट में। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन जाना चाहते हैं जिस पर मेनली आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़, अपडेट्स या PDF रिलेटेड चीज़ें मिले, तो उसके लिए पैडल अप ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर डिस्कशन कोई क्वेरी है तो पैडल अप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्कशन ग्रुप है आपका। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की परीक्षण सामग्री में छात्र को लिखने से पहले जानकारी का चयन करना, व्यवस्थित करना और एकीकृत करना आवश्यक होता है। तो मेनली क्या है, कोई भी चीज़ है या कोई भी परीक्षण है उसमें लिखने से पहले कोई भी चीज़ जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पहले जानकारी का चयन कर रहा है, मतलब सिलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, उसे व्यवस्थित सिक्वेंशियल फॉर्मेट में लगा रहा है, फिर उनको इंटीग्रेट कर रहा है, एकीकृत कर रहा है। तो स्मरण परीक्षण है, क्या वो निबंध परीक्षण है, क्या वो उद्देश्य परीक्षण है, या वो अभ्यास या अध्याय परीक्षण है। तो देखिए, अध्याय परीक्षण में लिखने से पहले जानकारी को चयन करना, व्यवस्थित करना, एकीकृत करना शामिल नहीं होता है। उद्देश्य परीक्षण में हो सकता है आप कहें चयन करना है, लेकिन उद्देश्य में आपका व्यवस्थापन या एकीकरण शामिल नहीं होता है। मेनली जो जिस परीक्षण की बात करी जा रही है वो है आपका निबंध। तो निबंध लेखन को आप इस तरीके से समझें, जिस तरीके से मान लीजिए आपको कभी भी निबंध लिखना आता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मेनली टॉपिक को चुनते हैं कि कौन से टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। उस टॉपिक को लिखने के पहले आप कुछ की पॉइंट देखते हैं कि अच्छा इसमें नंबर 1 पर ये लिखना है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थापन कर रहे हैं। फिर उनको आपस में कैसे इंटीग्रेट करना है कि पॉइंट 1 में जो लिखा है वो पॉइंट 2 से रिलेट करे और 2 में जो लिखा है वो 3 से रिलेट करे। तो इसी को आप किस में रखेंगे, इन सारी चीज़ों को आप निबंध परीक्षण में रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बात करें परीक्षण की, तो परीक्षण मेनली 2 टाइप के, 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक आपका शाब्दिक है, आप कह सकते हैं एक शाब्दिक है, एक अशाब्दिक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो शाब्दिक है उसमें कहीं ना कहीं भाषाई स्तर पर आपको शब्दों की जरूरत पड़ेगी, यानी इसमें भाषा की आपको नीड पड़ेगी। जो लैंग्वेज है इसमें कंपलसरी आप कह सकते हैं जो शाब्दिक परीक्षण होगा, लेकिन अशाब्दिक परीक्षण में भाषा की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2 तरीके के परीक्षण होते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर जो है वो बहुमुखी है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो प्रैक्टिस सेशन है, वो काफ़ी क्वेश्चन आपको ICT बेस्ड मिलेंगे, जो आपके कहीं ना कहीं एक एजुकेशन में एक नया ट्रेंड चला गया है कि ICT वाला पार्ट ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यही पूछा है कि जो कंप्यूटर है वो हम कहते हैं कि बहुमुखी है, इससे क्या संबंध है या क्या आप समझते हैं, क्या उसमें स्मृति इसलिए हम ऐसा कहते हैं, या बहुत तेज इसलिए ऐसा कहते हैं, एक साथ कई कार्य कर सकता है, या अभी कार्यों को पूर्णता से करता है, मतलब जितने भी कार्य उसे मिलते हैं उन सभी कार्यों को पूर्णता से करता है। तो हम सभी जानते हैं कि बहुमुखी का क्या संबंध है, कि बहुमुखी हम उसे कहते हैं एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होता है। तो कंप्यूटर भी है कि एक साथ वो मल्टीपल्स वर्क को प्रोसेस कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस भी हम इसीलिए कंप्यूटर को कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जहां एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी हम वहां देंगे, और अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो हमें जरूर लिखकर भेजिए, हम उसको एक्सप्लेन करने में
कोई हमको हर्ज नहीं है। बात है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नाम सुनते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, फलाना है, ढिकाना है ना। तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या आखिर में? क्या उपकरणों का समूह है, या कार्यों का समूह है, वस्तुओं का समूह है, निर्देशों का समूह है? तो मेनली हम सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो आपकी, ये कहीं ना कहीं कोडिंग के माध्यम से, कई सारे निर्देशों के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर जिस कार्य के लिए बनाए जा सकते हैं उसी को परफॉर्म करते हैं। तो ये ना तो आपके उपकरणों का समूह है, ना कार्यों का समूह है, ना वस्तुओं का समूह है, ये जो है निर्देशों का समूह है। जो भी हम कोडिंग के माध्यम से निर्देश किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में देते हैं, ये पर्टिकुलर उसी कार्य को फंक्शन करता है। तो हम कहेंगे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या है? निर्देशों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है? इनमें से कौन सा कहीं ना कहीं आपका उपलब्धि परीक्षण, जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है? यह छात्रों के बारे में व्यावसायिक निर्णयों में मदद करता है। तो उपलब्धि परीक्षण का कोई भी व्यावसायिक निर्णयों से लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा कट जाएगा। अगला है कि उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस पर शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है। ये बात हो सकती है, आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बारी, कि यह सभी संकाय के सामंजस्यपूर्ण विकास का वर्णन करता है। तो सामंजस्यपूर्ण विकास का वर्णन उपलब्धि परीक्षण नहीं करता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के निर्देश परक प्रगति इसका महत्व है। तो डायरेक्शनल प्रोग्रेस जो है उसका, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस से लेना देना नहीं है। मेनली जो आपका उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट का है, उसके नाम से ही जाहिर होता है। ये बच्चे की अचीवमेंट को दिखाता है कि आपने जो बच्चे को टीचिंग कराई है, जो भी लर्निंग आप अधगम करा रहे हैं, उससे बच्चे ने क्या सीखा है या किन ऑब्जेक्ट्स को वो सीखने के दौरान फुलफिल करता है। तो कहीं ना कहीं ये उस सीमा का मूल्यांकन है जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है, जो कहीं ना कहीं उद्देश्य बच्चे ने क्या हासिल किए हैं शिक्षा के दौरान, उनको जानने में हमारी मदद करता है। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, आप उनके बारे में भी पढ़िएगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन सीरीज में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे। मोस्टली अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक क्या है? यहाँ जिस बात की विशेषता पूछी है वो है मौखिक भाषा का विकास। तो क्या वाक्यों में बात करना है उसकी विशेषता, या फिर एक या दो अक्षर के शब्दों को कहना है, शब्दों को आवाज में बोलना है? बाल्यावस्था में भाषा का विकास नहीं होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा का विकास नहीं होता है, ये अपने आप में सर कट जाएगी ये बात, क्योंकि जो विकास होता है भाषा का वो कहीं ना कहीं क्यों नहीं होता? बाल्यावस्था शिशुअवस्था की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसी अवस्था में आपका भाषा का बहुत बेहतरीन विकास देखने को मिलता है। क्या वाक्यों में बात करना, तो जो शिशु है वो वाक्यों में बात नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से बात नहीं बोल सकता, इसलिए ऑप्शन 1 कट जाएगा। एक या दो अक्षर के शब्दों को बोलना या शब्दों को आवाज में बोलना। तो मौखिक भाषा का मेनली है कि आप शब्दों को आवाज में जब कन्वर्ट कर देते हैं, जब बोली हुई भाषा को ध्वनि में परिवर्तित कर देते हैं, तो वही मौखिक भाषा का विकास के रूप में आपको समझ में आती है कि बच्चे में कहीं ना कहीं भाषा का विकास देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 3 का भाषा शिक्षक कक्षा में बहुत अधिक सुनने और मौखिक अभ्यास करने के पक्ष में है। मतलब जो टीचर है जो कक्षा 3 में पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं भाषा को सुनने और मौखिक अभ्यास कराने के बच्चों के पक्ष में है। आप उसके उद्देश्य के बारे में क्या कहेंगे? जो शिक्षक है वो वास्तव में कक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। हाँ, वो रिटन फॉर्म में इन चीज़ों को नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कक्षा में अधगम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। वह छात्र को स्वयं सोचने और संलग्न होने में सक्षम बना रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर्ड आंसर है, तो ये हमारा उत्तर बन सकता है। वह कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहा है और कक्षा में एक जीवंत अंग्रेजी वातावरण बना रहा है, तो यहाँ अंग्रेजी ऐसी कोई बात नहीं की गई, इसलिए ये नहीं बनेगा। वह विद्यार्थियों को अंग्रेजी सुनने या बोलने की वो अग्रसर कर रहा है, अवसर दे रहा है, तो अंग्रेजी की कोई बात नहीं कही गई इसमें। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि वो सोचने के लिए छात्रों को मजबूर कर रहा है और उन्हें संलग्न कर रहा है ना। अपने पढ़ाने के दौरान वो बच्चों से अभ्यास, मौखिक अभ्यास करा रहा है, उन्हें सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में ला रहा है। तो इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग जिम्मेदार है? आपको ये बताना है कि कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेस हम कंप्यूटर पर करते हैं उनका संचालन, निष्पादन किसके माध्यम से होता है? क्या वो VCD के माध्यम से होता है, या CPU के माध्यम से होता है, रैम के माध्यम से होता है, या EHD के माध्यम से होता है? तो हो सकता है कुछ के फुल फॉर्म आपको पता है, कुछ के फुल फॉर्म आपको नहीं पता है। तो आपको काम ये करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको इन सब के नंबर, आपको VCD हो गया, नंबर CPU हो गया, रैम हो गया और EHD, इनकी फुल फॉर्म आपको किस में लिख के हमें भेजने कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लगे कि ICT के बारे में आपको कितनी नॉलेज है ना।
तो ये बात आपको करनी है। बात करें कौन सी कहीं ना कहीं प्रोग्राम को निष्पादन के लिए हमारे लिए मददगार होता है, तो वो सीपीयू होता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो सीपीयू में होती हैं। तो सीपीयू को हम कहीं ना कहीं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं इसीलिए, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म का वर्क हमने एज अ होमवर्क आपको दिया है, तो वो जरूर आप लिख के भेजें। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए, इससे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ वयस्कों की बात करी गई, इरादतन अनुभव जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं और उन्हें जो शेयर करते हैं, उनको शेयर करने में समय लेना चाहिए। क्या भाषा की आवाज पैदा करना, बच्चों को उन चीजों और घटनाओं के बारे में बात करना, ये उसमें शामिल है? या बच्चों कौन उन आवाजों और घटनाओं के बारे में बात करते हैं या अवसर उन्हें मिलता है जो यहाँ और अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है? इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो वयस्क अपने अनुभव बच्चों के साथ इरादतन साझा करते हैं, उससे बच्चों का क्या कनेक्शन है? या युवाओं में कुतर्क को सुनना, तो ये तो उसका आंसर बनेगा, क्योंकि नेगेटिव वे में जाता है कि कुतर्क मतलब जो उल्टी सीधी बातें हैं वो बच्चे सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। अनुभव साझा करते समय वयस्कों को बच्चों की बात को दोहराना चाहिए, तो ये बात भी इसमें शामिल नहीं होगी। मेनली ये भाषा की आवाज़ पैदा करना जो बच्चों को घटनाओं से जोड़े, तो ये आवाज़ पैदा करने से संबंध नहीं है। अगर आप अनुभव अपने जो भी अनुभव आपने सीखे हैं बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को अतीत में चीज़ें हुई हैं और जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करके उन्हें चीज़ें समझा रहे हैं, उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। यहाँ आवेदन को कहीं ना कहीं इंग्लिश एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, जैसे अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं, तो उसको भी हम यहाँ रख सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पर्पज से आप क्या समझते हैं। एप्लीकेशन पर्पज से आप क्या समझते हैं? यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं की विकसित करने करके हासिल किया जा सकता है। कहीं ना जो एप्लीकेशन उद्देश्य या पर्पज है वो तर्क परिकल्पना के माध्यम से आता है, संबंध भेदभाव के माध्यम से आता है, तो भेदभाव के माध्यम से कहीं ना कहीं अनुप्रयोग नहीं आता है, तो ये आपका पूरा ऑप्शन कट जाएगा। यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल किया जा सकता है, तो एप्लीकेशन में आंतरिक प्रेरणा आपका यहाँ जिम्मेदार नहीं होती, इसलिए ये भी कट जाएगा। यह याद और मान्यता क्षमताओं को विकसित, तो मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन पर्पज है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर तर्क करने से, जो परिकल्पना कॉन्सेप्ट उसने सीखे हैं उन पर कहीं ना कहीं व्याख्या करने से या उनकी क्षमताओं की भविष्यवाणी करने से ही डेवलप होगा उसके अंदर। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े हैं। सबसे मेनली जो हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है और दूसरा आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में नहीं मिलते हैं और जो विशेष काम के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इनबिल्ट होकर आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फंक्शन करने के लिए यूज होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर रन करने के लिए विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ब्राउजर आपका एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर भी एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस भी एप्लीकेशन है। जो मेन यूटिलिटी में आएगा वो वायरस स्कैनर आएगा। तो यहाँ जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा वायरस स्कैनर। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। बाकी मैंने सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी आपको बता दिए हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मॉनिटर या टीवी स्क्रीन को किस रूप में आप लेते हैं। आपकी जो मॉनिटर या टीवी स्क्रीन है वो उसका रूप आप क्या कहेंगे? वीडीसी है, वीएलसी है, वीडीयू है या वीसीडी है? आपको ये बताना है। तो मेनली अगर आप इनका फुल फॉर्म जानते होंगे तो इजीली आप उस पर पहुंच सकते हैं। मेनली अगर मैं बताऊं वी डी और सी, इसका वीडीसी हो गया आपका, एक हो गया आपका वीएलसी, एक वीडीयू एंड वीसीडी। तो मेनली अगर बात करें वीसीडी की तो इसे विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अगर बात करें वीडीयू की, इसे किस नाम से जाना सकता है? तो वीडीयू को आप सीधीली मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कहते हैं और इसी को कहीं ना कहीं आप टाइप मानते हैं आप मॉनिटर और टीवी स्क्रीन का। क्यों? तो ये आप बताएंगे। और वीएलसी आपने कहीं ना कहीं प्लेयर जब हम चलाते हैं कंप्यूटर में, वीडियो प्लेयर के नाम से आपने देखा होगा कि वीडियो प्लेयर चलाते हैं, तो वीएलसी नाम का एक वीडियो प्लेयर आता है, या वीडियो जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चलाते हैं उसका नाम वीएलसी है, ठीक है। और वीडीयू को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये ध्यान रखना है। तो विजुअल मतलब जो भी इमेजेस हैं, जो भी फ्रेम साइज हैं वो आप डिस्प्ले कर रहे हैं यूनिट पर, तो उसे क्या है, ये मॉनिटर पे ही तो काम होता है। इसलिए मॉनिटर का जो प्रकार है या जो उसके अंतर्गत टीवी स्क्रीन के रूप में जाना जा सकता है वो वीडीयू है। वीएलसी आपका कहीं ना कहीं वीडियो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वीडियो चलाने का। वीसीडी मैंने बता दिया, विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। वीडीसी का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है कि वीसीडी का
VDC का क्या फुल फॉर्म है? तो वोल्टेज डायरेक्ट करंट इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर 1 का। तो ये फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको ICD में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? आपको दीर्घकालीन योजना का उदाहरण इनमें से चुनना है। क्या वो अवधि योजना है, क्या वो वर्ष योजना है, क्या वो शिक्षण योजना है, या वो इकाई योजना है? तो मेनली हम सभी जानते हैं जो इकाई योजना यूनिट टेस्ट बनाते हैं वो 2-3 हफ्तों के लिए होती है, तो ये दीर्घकालिक हुई नहीं आपकी, वीक्स के लिए होती है, दीर्घकालिक हुई नहीं। शिक्षण योजना हम कहीं ना कहीं टीचिंग के दौरान कई सारी योजनाएं बनाते हैं, तो ऐसा नहीं एक बार योजना बना ली तो वो बन के रह गई, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। अवधि योजना ये आप कह सकते हैं, इसे लेसन प्लान भी कह सकते हैं, इसे पाठ योजना भी कह सकते हैं, तो ये भी दीर्घकालिक नहीं होती, पाठ के बदलने पे वो योजना में बदलनी पड़ती। मेन होगा इसका आंसर वर्ष योजना। एनुअल कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं, तो वो वर्ष योजना कहीं ना कहीं एक साल पूरे साल के लिए होती है, इसलिए उसे दीर्घकालिक योजना कह सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक यह आकलन करना चाहता है कि प्रायोगिक कार्य के दौरान एक छात्र गणित प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग कैसे करता है या उन्हें कैसे संभालता है। शिक्षक को किस मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो मेनली शिक्षक ये जानना चाहता है कि जब वो प्रयोगशाला लेके जाएगा बच्चों को, तो कैसे बच्चे प्रयोगशाला में उपकरणों का यूज करते हैं और कैसे उन्हें संभालते हैं। तो रचनात्मक परीक्षण से ये चीज शामिल नहीं होगी, क्योंकि रचनात्मक परीक्षण में छात्रों को खुली छूट दी जाती है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मौखिक में केवल उसकी भाषाई कौशल हम जान सकते हैं, लिखित में केवल उसकी लिखना या उसने कितना रटा है वो चीज जान सकते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं कि उपकरणों का कैसे वो प्रयोग करता है और क्या वो प्रयोगशाला में एक्टिविटी करता है और कैसे उन उपकरणों को संभालता है, वो किस में आएगा? वो प्रदर्शन कौशल के अंतर्गत आएगा या प्रदर्शन परीक्षण के अंतर्गत आएगा, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 2 अंग्रेजी शिक्षक कक्षा में सुनने और मौखिक अभ्यास करने में पैरवी करता है। आपको ये बताना है कि अंग्रेजी सुनने और बोलने के अवसर प्रदान करने वाला जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों से किस चीज की उम्मीद या किस प्रकार का शिक्षण कराता है। तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और वो जो सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि और लोगों को भी पता चले और आपको पता चले कि आपने अभी सेम क्वेश्चन जो किया है आप कितने सक्षम है उसका आंसर देने में, और कितनी बेहतरीन तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं पेपर को, क्वेश्चनों को समझते हुए चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे परीक्षण की गुणवत्ता नहीं है? ठीक है, इसमें परीक्षण के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आई होप कि आपने वो सारे टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें अपनी कहीं ना निष्पक्षता आती है, विश्वसनीयता आती है, वैधता आती है, व्यापकता आती है, या साध्यता आती है और नैदानिकता आती है, और कई सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छे परीक्षण और गुणवत्ता की टाइप्स के अंतर्गत आती है। कौन सा इसमें पूछा है सबसे पहले कि नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं व्यापकता मैंने अभी टाइप्स में नाम बोला, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, साध्यता, फेसिबिलिटी, लेकिन अवलोकन, ओवरव्यू, इसमें कहीं भी आपका प्रकार नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 4th वन, है ना। अब आपने जो नाम सुने हैं निष्पक्षता, निष्पक्षता क्या होती है कि कहीं ना कहीं दो बच्चे उनका आप मूल्यांकन या आकलन कर रहे हैं तो उस पर निष्पक्ष रहें, ऐसा नहीं एक की तरफ ज्यादा जो किया रिलेशन निकाल के उसको ज्यादा नंबर दे दें, दूसरे को कम दे दें। विश्वसनीयता, आपने जो टेस्ट बनाया है वो कितना विश्वसनीय है, उस चीज को जांचने में, उस चीज को परखने में कि बच्चे के अंदर ये क्षमता डेवलप हुई या नहीं, उसको कहेंगे टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, वैधता, कितना वैध आपका टेस्ट है। साथ ही साथ व्यापकता, कितनी मतलब उसको व्यापकता आप दे सकते हैं, कोई भी परीक्षण आपको बनाया वो कितने ब्रॉड सेंस में आप यूज कर सकते हैं, कितने बड़े लेवल पर उसका उपयोग कर सकते हैं, वो उसकी व्यापकता कहलाएगी। इसी तरीके से इन चीजों को आपको पढ़ना है कि अच्छे परीक्षण की गुणवत्ता के कितने प्रकार होते हैं, किन किन मापदंडों को उनको जांचा जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग तौर पर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इसका मैं सेपरेट एक लेक्चर वीडियो बना सकता हूँ, बट उसमें आपकी मंजूरी ज्यादा है कि आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो लेक्चर जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत, संचार और संस्कृति परस्पर संबंध से आप क्या समझते हैं? मेनली इसमें जो पूछा गया है वो आपका संचार और संस्कृति परस्पर संबंध, जिसे हम कम्युनिकेशन एंड कल्चर इंटर्नशिप कहते हैं, उससे क्या समझते हैं, ये पूछा गया है आपसे। क्या भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव संस्कृति निवेश में समृद्ध होना चाहिए? तो हाँ, ये हो सकता है कि भाषा जो सीखना है उसमें जो कक्षा का जो परिवेश है वो संस्कृति से भरा होना चाहिए, उसमें अलग अलग संस्कृति के लोग होने चाहिए, जिनसे कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति बच्चे आपस में आदान प्रदान, इंटरचेंज हो पाए, उनसे भाषा का जो अधिगम है बच्चे के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो इसका जो आंसर वैसे बनने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी के ऑप्शन आप चाहे पढ़ सकते हैं कि सामग्री गतिविधि खुली है, पूर्ण रूप से अनुमानित नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। यह केवल बात नहीं करना वक्ता को कहता है, तो बात ही नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं आपका संवाद कैसे डेवलप होगा। शिक्षक की भूमिका एक संवादात्मक सहयोगी की होती है।
तो बेशक सहयोगी की टीचर की भूमिका होती है, लेकिन जब संस्कृति के साथ उसका परस्पर संबंध कैसे बैठाएंगे, उस संचार को संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे, ये तब मायने रखता है जब कहीं ना कहीं आपकी कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चे होंगे तब। इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपकरण नहीं है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल क्या होता है, मेनली आपकी जो कंप्यूटर की मेन टूल्स होते हैं जिनके वजह से कंप्यूटर आपका वर्क करता है, उन्हें कंप्यूटर पेरीफेरल कहते हैं। जैसे आपको मुख्य घटक आप उन्हें कह सकते हैं, जिनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस शामिल होती हैं। लेकिन आपका जो प्रोसेसर है वो इसका घटक में नहीं आएगा, इसका उदाहरण नहीं आएगा। जैसे आपका माउस है तो माउस एक इनपुट डिवाइस है तो वो पेरिफेरल में आएगी। आपकी प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस इसलिए वो पेरिफेरल में आएगी। सीपीयू, ठीक है, सीपीयू भी आपकी एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए वो पेरिफेरल में आएगी, लेकिन प्रोसेसर अपने आप में पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वर्षों में भाषा का विकास क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों कहते हैं कि अगर बच्चे का प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास अच्छे उन्नत रूप में देखने को मिलता है तो बच्चे का जो विकास है वो बेहतरीन ढंग से होता है। क्या सामाजिक दुनिया से परिचित कराता है, उसका भाषाई विकास बच्चे की समस्याओं को हल करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाषाई विकास ही अकेला बच्चों की समस्याओं को हल करता है। शैक्षणिक दुनिया में पेश, तो शैक्षणिक दुनिया या स्कूल की दुनिया में तो बाद में वो एंट्री करेगा, उससे पहले ही उसका बहुत कई तरीके से सामाजिक विकास होता है। बच्चे के मूल को विकसित करता है। ऐसा नहीं है भाषाई विकास ना हो तो मूल्य विकसित नहीं होंगे। तो मेनली है कि बच्चे को समाज से जोड़ने का जो काम करता है उसका भाषाई विकास ही करता है। इसलिए कहते हैं जो भाषाई विकास है बच्चे को एक सामाजिक प्राणी के तौर पर बहुत उन्नत किस्म का बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप तथ्यात्मकता से क्या समझते हैं, मतलब जो फैक्चुअलिज्म है उससे आप क्या समझते हैं। संदर्भ निर्भर होना या नियम या शैली पर डिपेंड करना, ध्वनि प्रणाली, व्याकरण और शब्दावली। जो नीचे के हैं वो भाषा से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए वो आंसर नहीं बनेंगे। फैक्चुअलिज्म में क्या होता है, आप नियम और शैली से चीजों को जोड़कर जब देखेंगे तो कहेंगे ये चीज अच्छा फैक्चुअल है, अच्छा ये उस नियम से कनेक्टेड है, मतलब ये चीज फैक्चुअल है। हम फैक्चुअल कब कहते हैं, जब किसी नियम और स्टाइल या शैली से वो बात फिट बैठती है तो हम कहेंगे वो चीज फैक्चुअल है ना। मतलब कोई फॉर्मूला के दायरे में अगर कोई चीज आ जाए, मतलब 2+2 अगर 4 आप कहते हैं तो आप किसी नियम के तहत ही तो कहेंगे कि 2+2=4। तो जो 4 है वो फैक्चुअल वैल्यू है 2+2 की, तो वो नियम के अंतर्गत आती है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो तथ्यात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक शिक्षण में व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल करता है जिसमें विषय वस्तु की व्यवस्था होती है और प्रयास का वितरण होता है। शिक्षक जो उपयोग कर रहा है वो है क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वो शिक्षण के दौरान चीज़ों को, प्रक्रियाओं को शामिल कर रहा है, प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें जो विषय वस्तु को, टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता है उसको सिक्वेंसली फॉर्मेट में होता है, और जो अलग अलग लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास में इन्वॉल्व होते हैं। तो अंतर्ज्ञान पर आधारित है तो ये नहीं होगी केवल और केवल अंतर्ज्ञान में जब चीज़ों को शामिल कर रहा है तो केवल और केवल अंतर्ज्ञान पर आधारित रणनीति नहीं है। शिक्षण और सीखने की प्रकृति से निपटने और सह संबंधी मान्यताओं की एक सेट के साथ दृष्टिकोण है। केवल इसमें नहीं कह सकते कि एक ही सेट या एक ही मान्यता डिपेंड करती है टीचिंग में। तत्काल उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विशेष चाल है, तो विशेष चाल भी इसे नहीं कह सकते क्योंकि वो उसको प्रसार और वितरण भी उसमें शामिल कर रहा है, व्यवस्था भी लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, प्रक्रियाओं के एक समूह के साथ एक विधि है। मतलब प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसमें कई सारे समूह के लोग जुड़े हुए हैं, या समूह में जो चीजें आती हैं वो इन्वॉल्व है, जो गत्यात्मक पहुंच के लिए उचित योजना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो एक दो बार पढ़ के, अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन लिख के अपनी प्रॉब्लम पूछिएगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि आप किस पॉइंट पे जाके फंस रहे हैं। बाकी आज के प्रैक्टिस सेशन इतने थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हो। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।